हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो हम इस लेक्चर में इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है और मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। तो आइए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं दैट द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन अ प्रेजेंटेशन ऑफ एजुकेशन पर्पसेस ओनली। We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@itk.ac.in and we shall remove the same. तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस से। तो देखते हैं यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, इस चैप्टर की वेटेज क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2018 से 2024 तक 24 क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर की वेटेज है नीट में 3.6% और इस चैप्टर में से 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर साल आते हैं। देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 3 to 4 क्वेश्चंस काफी होते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर वाइज आपको किस टॉपिक में से और कौन से कॉन्सेप्ट में से कितने क्वेश्चन आए हैं वो आपको बताया गया है और उनका डिफिकल्टी लेवल भी आपको बताया गया है। तो आप देख सकते हैं, हम शुरुआत करते हैं 2018 से। यहाँ पे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मियोसिस की 2 फेजेस होती हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। उसमें प्रोफेज 1 जो होती है उससे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन आया है जो कि डिफिकल्टी लेवल उसका था एवरेज। वैसे ही आप देख सकते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल, एम फेज एंड साइटोकाइनेसिस। इसमें से इंटरफेस और साइटोकाइनेसिस पे एक क्वेश्चन आया गया है जो कि डिफिकल्टी लेवल इसकी इजी या एवरेज था। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 2020 में फेजेस ऑफ सेल साइकिल एंड मियोसिस पे क्वेश्चन आया गया है। एंड विद इन दिस टॉपिक्स इंटरफेज और प्रोफेज 1 जो कॉन्सेप्ट है उस पे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं जिसका डिफिकल्टी लेवल आप देख सकते हैं एवरेज क्वेश्चन भी थे और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी थे। तो आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ने हैं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं इन टॉपिक में से। देन 2021 में सेल साइकिल, इंटरफेस, मियोसिस इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए गए हैं और इस टॉपिक के अंदर सेल साइकिल और मियोसिस जो कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि उनका लेवल कितना था, देवर एवरेज। देन 2022 में कौन से टॉपिक से आए हुए हैं, सेल साइकिल, मियोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड देन वो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, माइटोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2 एंड इसमें 4 क्वेश्चन आए हुए हैं जिसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो एवरेज था। ठीक है, फिर 2023 में सेल साइकिल पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, और इसके अंदर मियोसिस पे बेस्ड था वो क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन आए हुए हैं जिनका डिफिकल्टी लेवल इजी टू डिफिकल्ट था। देन 2024 में भी सेल साइकिल टॉपिक से क्वेश्चन आया है और विद इन दिस टॉपिक कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया है, इंटरफेस, माइटोसिस एंड मियोसिस 1। इस पे 4 क्वेश्चन आए गए हैं जिसका डिफिकल्टी लेवल इजी टू एवरेज था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल साइकिल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार 2021, 22, 23, 24 पे सेल साइकिल से क्वेश्चन आए हैं। फिर मियोसिस से क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हैं मियोसिस के सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो कंप्लीट चैप्टर आपको जो है वो डिटेल में पढ़ना है। अब शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। नाउ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल्स के बने होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या प्रॉपर्टी होती है, दे ग्रो एंड दे रिप्रोड्यूस। नाउ ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 with each parental cell giving rise to 2 daughter cell each time they divide। तो एक सेल जो है जिसको हम पेरेंटल सेल बोलते हैं वो डिवाइड करता है एंड इट गिव राइज टू 2 daughter cells।
यानी कि एक सेल यूजुअली 2 डॉटर सेल बनाता है। इसको हम रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। Now, these newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny. अब जो डॉटर सेल्स बने वो भी फर्दर डिवाइड करेंगे, तो एक सेल से 2 सेल बने, अब 2 सेल से 4 सेल बने, 4 से 8 सेल बने, तो ऐसे जो है आपकी एक पॉपुलेशन बन जाती है सेल्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इंटरफेज से और समझते हैं हम सेल साइकिल होता क्या है। नाउ सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन से वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं। सेल डिवीजन से ग्रोथ एंड रिपेयर भी होती है हमारी बॉडी की टिश्यूज की। Then cell division, DNA replication and cell growth have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genome. तो सेल की डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल की जो ग्रोथ होती है, ये तीनों प्रोसेस हैं, ये कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं। और ये इंश्योर क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि करेक्ट सेल डिवीजन हो। ठीक है, यानी कि जो डीएनए है वो पेरेंट से डिवाइड होके करेक्टली इक्वल अमाउंट में वो दोनों डॉटर सेल्स में जाए। डीएनए साइटोप्लाज्म इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो ये दोनों डॉटर सेल्स में। नाउ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। तो सेल का तो जीनोम होता है, उसका जो जेनेटिक मेकअप है, जो कि यूजुअली क्या है? डीएनए है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ऐसे इवेंट जिससे सेल का जीनोम डुप्लीकेट करता है, और उसके अलावा जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो भी डिवाइड करते हैं और अंत में 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ये जो कंपोनेंट्स हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स अलोंग विद द डीएनए, ये इक्वल अमाउंट में डॉटर सेल्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम सेल साइकिल। So the sequence of events by which a cell duplicates its genome by DNA replication, synthesis and synthesizes other constituent of the cell जैसे कि organelles, cytoplasm, and eventually divides into 2 daughter cells. This is known as cell cycle. So this is the definition of cell cycle. Now cell growth in terms of cytoplasmic increase. सेल की ग्रोथ हम कैसे मेजर कर रहे हैं? यहाँ पे साइटोप्लाज्म की इंक्रीज, यानी कि साइटोप्लाज्म भी है वो भी बढ़ रहा है। तो वी आर मेजरिंग द सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। तो दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। पर डीएनए सिंथेसिस नहीं होती, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। So, but DNA synthesis occurs only when one specific stage in the cell cycle, that is in the S phase. तो हम S phase के बारे में पढ़ेंगे। S phase में DNA replication होती है, यानी कि DNA की synthesis होती है, और साइटोप्लाज्म जो है वो continuously increase करता रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? रेशो यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई, डीएनए और साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म इंक्रीज करता रह रहा है, डीएनए इंक्रीज नहीं कर रहा। तो यहाँ पे या रेशियो जो है वो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसकी वजह से सेल डिवीजन होती है। तो फाइव सेल डिवीजन इज अकरिंग टू मेंटेन दिस न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। नाउ द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, जो कि डीएनए, क्रोमोसोम किसके बने हैं? डीएनए के बने हैं। दे आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन। जो एस फेज में जो डीएनए रेप्लिकेशन हुई, जो डीएनए की सिंथेसिस हुई, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ये जो डीएनए है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इनटू दी डॉटर न्यूक्लियाई। नाउ दीज इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडर दी जेनेटिक कंट्रोल। तो ये जो सारे इवेंट्स है, जो सेल डिवीजन है, इट इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। पूरा सेल साइकिल जो है इट इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। यहाँ पे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। They bind with the cyclins and they control, they regulate the cell division.
अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल के बारे में. नाउ टिपिकल यूकेरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन द कल्चर. तो ह्यूमन सेल क्या है? वो यूकेरियोटिक सेल है. ह्यूमन सेल्स को आप एक आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कर सकते हैं, उसको कल्चर कर सकते हैं. These cells divide once in approximately every 24 आवर. तो ह्यूमन सेल जो है या यूकेरियोटिक सेल है वो 24 आवर्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि एक दिन में वो डिवाइड कर रहे हैं. Now, time duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type. तो yeast can progress through the cell cycle in only about 90 minutes. तो yeast भी आप देख सकते हैं, yeast के जो सेल्स हैं वो 90 मिनट्स में डबल हो जाते हैं. वो जैसे ह्यूमन के सेल 24 आवर्स में डिवाइड कर रहे थे, yeast के सेल 90 मिनट्स में डिवाइड करते हैं. The cell cycle is classified into two main phases. पहला फेज होता है इंटरफेज और दूसरा फेज होता है एम फेज, जिसको हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं. तो सेल साइकिल को दो मेन फेजेस में आप डिवाइड कर सकते हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज. ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आया हुआ है नीट एग्जाम में और AIPMT में. इंटरफेज के बारे में बात करते हैं. इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं. इसको रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि यहां पे सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड DNA रेप्लिकेशन इन ए ऑर्डरली मैनर. तो इंटरफेज ऑल्दो इट इज अ रेस्टिंग फेज, पर सेल यहां पे प्रिपेयर कर रहा है फॉर डिवीजन. इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल. तो सेल साइकिल का जो मोस्ट जो है ड्यूरेशन दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द इंटरफेस, 95% जो ड्यूरेशन होती है सेल साइकिल की, दैट इज इंटरफेज, जहां पे सेल प्रिपेयर कर रहा है फॉर सेल डिवीजन. इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज. तो ये भी आपको लाइन याद रखनी है. इंटरफेज क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज. तो पहले इंटरफेज होगा, फिर एम फेज होगा, फिर इंटरफेज होगा, फिर एम फेज होगा. Now the interface is divided into 3 further phases. वो कौन सी 3 phases होती है? पहली फेज है G1 फेज, दूसरी है S फेज और तीसरी है G2 फेज. तो इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू these 3 सब फेजेस. इस इमेज में आप देख सकते हैं, दिस इज अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल इंडिकेटिंग फॉर्मेशन ऑफ द 2 सेल्स फ्रॉम 1 सेल. आप देख सकते हैं ये इंटरफेज है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये इंटरफेज है. यहां पे सेल प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को. इंटरफेज के बाद होती है एम फेज. एम फेज या माइटोटिक फेज भी आप बोल सकते हैं. यहां पे एम फेज में न्यूक्लियर डिवीजन होती है. नाउ पहले हम G1 फेज के बारे में बात करते हैं, इसको हम गैप 1 फेज भी बोलते हैं. G1 फेज कॉरेस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन. तो G1 फेज क्या है? इट इज एन इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, यानी कि M फेज और S फेज के बीच में जो फेज होती है उसको बोलते हैं हम G1 फेज. क्योंकि G1 फेज होती है S फेज, G2 एंड देन M फेज. ओके. Now during G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA. तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. G1 फेज में क्या होता है? सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कंटिन्यूसली वो ग्रो कर रहा है, पर DNA रेप्लिकेशन नहीं होती G1 फेज में. S फेज के बारे में बात करते हैं. S फेज को हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं. तो S फेज जो होती है, यहां पे DNA की सिंथेसिस होती है, यानी कि DNA की रेप्लिकेशन होती है. Now during this time the amount of DNA per cell doubles. DNA की डुप्लीकेशन हो रही है बाय DNA रेप्लिकेशन. तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर पहले DNA था 2C तो वो हो जाएगा 4C. DNA डबल हो गया. C था वो 2C हो जाएगा, 2C था तो 4C हो जाएगा. ठीक है. C क्या है? DNA का कंटेंट. Now if the initial amount of DNA is denoted as 2C तो वो इंक्रीज होके हो जाएगा 4C.
आफ्टर दी एस फेज, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. नाउ देयर इज नो इंक्रीज इन दी क्रोमोसोम नंबर. एस फेज में आपको याद रखना है डीएनए का कंटेंट इंक्रीज होता है पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं. तो क्रोमोसोम नंबर अगर 2n थे वो 2n ही रहेंगे, और अगर डीएनए 2c था तो वो 4c हो जाएगा. तो आप देखिए यहाँ पे 2n और 2c में कंफ्यूज नहीं होना. 2n है क्रोमोसोम नंबर, 2c है डीएनए कंटेंट. 2n है सेल, तो आफ्टर एस फेज वो 2n ही रहेंगे क्रोमोसोम नंबर, यानी कि वो डिप्लॉयड ही रहेगा. अगर 2c था डीएनए कंटेंट तो वो 4c हो जाएगा, यानी कि डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो रहा है. For example, S phase of the cell cycle is synthesis phase in which amount of DNA increases but the number of chromosome remain constant. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान में रखें. So the number of chromosome will be same as in the G1 phase. क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे बट डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाएगा. सो अगर सेल डिप्लॉयड था यानी कि उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे G1 फेज में, तो S फेज के बाद सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहेंगे. इन एनिमल सेल एस फेज के दौरान क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म. तो सेंट्रियोल्स एनिमल सेल्स में होते हैं, सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन भी होती है ड्यूरिंग द एस फेज इन केस ऑफ एनिमल सेल्स. अब G2 फेज के बारे में बोलते हैं, इसको गैप 2 फेज भी बोलते हैं. During the G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continues. तो G2 phase में क्या हो रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. कौन से प्रोटीन, जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन्स. ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आगे चल के माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं आगे जाके. तो G2 फेज में प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज. अब हम बात करते हैं क्विसेंट स्टेज के बारे में. नाउ सम सेल्स इन द अडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, जैसे कि हार्ट सेल्स होते हैं एंड मेनी अदर सेल्स दे डिवाइड ओनली ओकेजनली एज इंटीड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजुरी और डेथ. तो कुछ सेल्स होते हैं जैसे हार्ट सेल्स हो गए, ठीक है, नर्व सेल्स हो गए, ये सेल जो होते हैं दे समटाइम्स दे एंटर इनटू द क्विसेंट स्टेज and they divide occasionally when needed. तो ये जो सेल्स होते हैं they exit the G1 phase and they enter into the inactive stage जिसको हम बोलते हैं quiescent stage, जिसको हम G0 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो क्या होता है, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं which exit the G1 phase and they enter into the G0 phase, और G0 phase को हम quiescent stage भी बोलते हैं. अब इस स्टेज में, क्विसेंट स्टेज में सेल्स जो होते हैं आपको ध्यान में रखना है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि वो लिविंग सेल्स हैं, पर वो डिवाइड नहीं कर रहे, दे आर नो लॉन्गर प्रोलिफरेटिंग. वो प्रोलिफरेट कब करते हैं, व्हेन दी कंडीशंस आर फेवरेबल, और जब रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, रिक्वायरमेंट होती है डिवीजन की, जैसे कि व्हेन द सेल्स दे डिवाइड टू रिप्लेस दी अदर सेल्स. ठीक है, इंजरी में अगर सेल की डेथ हो गई तो उस रीजन को रिपेयर करने के लिए ये सेल दोबारा डिवाइड करते हैं, नहीं तो ये क्विसेंट स्टेज में ही रहते हैं. नाउ द एम फेज. अब हम बात कर रहे हैं एम फेज की. अब पहले हम बात कर रहे थे इंटरफेज की, अब हम बात करते हैं एम फेज की. एम फेज को आप माइटोसिस फेज बोल लीजिए, मियोसिस फेज बोल लीजिए. तो M phase represents the phase when the actual cell division or mitosis occurs. एक्चुअल सेल डिवीजन कहां पे होती है, M phase में होती है, ये आपको ध्यान में रखना है. इंटरफेज में तो सेल प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को सेल डिवीजन के लिए, M phase में एक्चुअल सेल डिवीजन होती है. Now it is significant to note that in the 24-hour average duration of cell cycle of a human cell division proper lasts for only about 1 hour. तो देखिए एम फेज सिर्फ अराउंड 1 आवर के लिए लास्ट करती है इन केस ऑफ ह्यूमन सेल्स, जो कि यूकैरियोटिक सेल है. ह्यूमन सेल अगर 24 आवर्स में डिवाइड करता है तो उसमें सिर्फ 1 आवर ही सेल की डिवीजन होती है, बाकी 23 आवर्स सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेल डिवीजन. एम फेज
स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं, जिसकी वजह से देयर इज अ सेपरेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम्स, और उसके बाद होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो सिंपली आप बोल सकते हैं एम फेज कैन बी डिवाइडेड इनटू कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हो गया न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस हो गया सेल का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। नाउ दिस इज मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। जो एम फेज होता है इसमें बहुत सारी चेंजेस होती हैं। देयर इज अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। कंपोनेंट्स ऑफ द सेल क्या हो गए? जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, दे आर रीऑर्गेनाइज्ड ताकि दो डॉटर सेल्स बन सकें। Now, since the number of chromosome in the parent and progeny cells is the same, it is also known as equational division. तो माइटोसिस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो माइटोसिस में क्या होता है? जो पेरेंट्स और जो प्रोजेनी हैं, या बोल सकते हैं पेरेंट और जो डॉटर सेल्स हैं, इनमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो 2n है अगर सेल्स, 2n थे अगर पेरेंट सेल, तो 2n डॉटर सेल्स भी होते हैं। तो तभी इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, बिकॉज नंबर ऑफ द क्रोमोसोम रिमेन सेम इन पेरेंट एंड द प्रोजेनी। Now in animals, mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cell। ये भी आपको ध्यान में रखना है। माइटोसिस डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स में नहीं होता। ये वेजिटेटिव सेल या सोमैटिक सेल्स में होते हैं, जो कि डिप्लॉयड होते हैं। नाउ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पे हैप्लॉयड सेल भी डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस। फॉर एग्जांपल मेल हनी बीज। तो मेल जो हनी बीज होती है, वहां पे आपने पढ़ा होगा हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। वहां पे क्या होता है? मेल्स जो होते हैं वो होते हैं हैप्लॉयड, और वो बाय माइटोसिस गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो मेल्स होते हैं, मेल्स में 16 क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल्स में 32 क्रोमोसोम्स होती हैं। तो फीमेल डिप्लॉयड है, मेल है हैप्लॉयड। अब मेल्स जो हैं वो माइटोसिस के द्वारा गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। Now plants can show mitotic division in both haploid and diploid cells। Plants में दोनों haploid और diploid cells में mitotic divisions होती हैं। जैसे कि मॉसिस में जो haploid gametophyte होता है, it undergoes mitosis to produce gametes। और जो flowering plants होते हैं उसमें जो diploid sporophyte होता है, जैसे कि sunflower में, उसमें mitosis होती है to grow root, stem and leaves। Cell division एक progressive process है। Okay, and a very clear-cut line can be drawn between various stages of the M phase। ठीक है, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए M phase को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया। सो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो कैरियोकाइनेसिस को हम 4 सब स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेजेस होती हैं। पहला है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज के बारे में बात करते हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की, एंड फॉलोज द S एंड द G2 फेज ऑफ इंटरफेज। इन द S एंड G2 फेज क्या होता था? न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, बट दे आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। तो जो इनिशियल जो डीएनए जो है इन द इंटरफेज, दैट इज नॉट डिस्टिंक्ट बट इट इज इंटरवाइंड। तो प्रोफेज में डीएनए की कंडेंसेशन होती है। प्रोफेज में क्या हो रहा है? इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल। जब क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस होता है तो क्या होता है? क्रोमोसोम दे आर विजिबल नाउ बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द डीएनए। तो क्रोमोसोम मटेरियल दे बिकम अनटैंगल्ड। पहले वो इंटरवाइंड थे, यानी कि टैंगल्ड थे, वो अनटैंगल्ड होते हैं। वो अनटैंगल्ड क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। नाउ सेंट्रोसोम्स दे ऑल्सो अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द S phase of the interphase, now begin to move toward the opposite poles of the cell। तो सेंट्रोसोम जो कि S phase में डुप्लीकेट किए थे, हमने पढ़ा था
एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स जो हैं वो भी डुप्लीकेट करते हैं, सेंट्रोजोम भी डुप्लीकेट कर रहे हैं ड्यूरिंग द एस फेज. नाउ दे बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल. सेंट्रोजोम जो होते हैं वो सेल डिवीजन में मदद करते हैं. ठीक है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं. तो प्रोफेज में आपको क्या याद रखना है, देयर इज इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल एंड बिकॉज ऑफ दिस द क्रोमोसोम आर विजिबल नाउ. नाउ completion of prophase can be marked by the following characteristic events. Now chromosomal material condenses to form compact mitotic chromosome. Chromosome can be seen to be composed of two chromatids attached together at the centromere. देख सकते हैं आप अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम जो है आप देख सकते हैं ये विजिबल नहीं है. लेट प्रोफेज में दे आर क्वाइट विजिबल एंड दे कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमैटिड्स. दो क्रोमैटिड्स कहां अटैच्ड होते हैं, दे आर अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर. तो ये जो सेंटर में है दिस इज द सेंट्रोमियर एंड दीज आर द टू क्रोमैटिड्स. टू क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर. Centromere which has undergone duplication during interphase, centrosome which has undergone duplication during interphase begin to move towards opposite pole of these cells. Each centrosome radiate out microtubule called ester. So centrosome जो होते हैं वो poles पे चले जाते हैं, ये जो poles हैं यहाँ चले जाएंगे centrosome. And centrosome radiates out microtubules जो कि tubulin के बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं esters. अब जो दो एस्टर हैं टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म द माइटोटिक एपरेटस. तो दो सेंट्रोजोम थे तो दो एस्टर्स बनेंगे. टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म द माइटोटिक एपरेटस. तो ये सेल डिवीजन की यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है. ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं. स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, क्रोमोसोम को आगे चल के सेपरेट आउट करते हैं या क्रोमैटिड्स को सेपरेट करते हैं. तो ये सब हो रहा है प्रोफेज में. ये एस्टर फॉर्मेशन भी आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे. नाउ एट द एंड ऑफ द प्रोफेज अगर आप सेल को देखें अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल नॉट सी Golgi complexes, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर एनवेलप. तो ये जो सारे सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं वो प्रोफेज के एंड पे दे आर लॉस्ट. तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मेटाफेज के बारे में बात करते हैं. मेटाफेज में क्या हो रहा है, देयर इज कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप. तो न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है, दैट इज लॉस्ट एंड दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मेटाफेज. नाउ बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप. मेटाफेज में आप क्रोमोसोम को क्लियरली they are very clearly visible in the metaphase stage and they are aligned at the equator. तो metaphase का क्या फीचर है, chromosomes are aligned at the equator and they are you can easily observe them under the microscope by staining them. Now morphology of the chromosome is easily visible at this stage. So that's why it is the most studied stage for studying the morphology of the chromosome because they are very easily visible here. Now, at this stage, metaphase chromosome is made up of two sister chromatids which are held together by the centromere. तो एक क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं. ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमैटिड्स जिनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं. Now, small disc-shaped structures at the surface of centromeres are called kinetochores. तो जो सेंट्रोमियर्स होते हैं जहां पे दो क्रोमैटिड्स अटैच्ड हैं, सेंट्रोमियर्स में डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर्स. और काइनेटोकोर्स के ऊपर जो है वो स्पिंडल फाइबर्स अटैच करते हैं. ओके, तो काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट विद इन दी सेंट्रोमियर्स और काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर जो हैं वो अटैच करते हैं एंड देन दे लीड टू द सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम.
So these structures serve as the site of attachment of spindle fibers to the chromosome that are moved into position at the center of the cell. तो kinetochores का आपको क्या ध्यान रखना है? They serve as the site of attachment of the spindle fibers. Hence, metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator. All the chromosomes, they lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to the spindle fibers from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fibers from the other pole. तो सेंट्रोजोम जो है वो ठीक है ऑपोजिट पोल्स पे चला गया था. सेंट्रोजोम ने आगे चल के एस्टर्स बनाए, एस्टर्स ने आगे चल के माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाए, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं. अब जो क्रोमोजोम के जो दो क्रोमैटिड्स थे, एक क्रोमैटिड जो है वो जो अपर पोल है उससे कनेक्टेड है, और दूसरा जो क्रोमैटिड है जो सिस्टर क्रोमैटिड है दैट इज अटैच्ड टू दी स्पिंडल फाइबर दैट इज कमिंग फ्रॉम दी ऑपोजिट पोल. तो इसकी वजह से जो क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट करेंगे. द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एज मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज द मेटाफेज प्लेट. मेटाफेज प्लेट को आप इक्वेटोरियल प्लेट भी बोल सकते हैं. मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम जो होते हैं दे आर अलाइंड. अब आप देख सकते हैं द की फीचर्स ऑफ मेटाफेज. स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम. तो ये दो क्रोमैटिड्स हैं, आप देख सकते हैं क्रोमोसोम के सेंटर में होता है आपका, दिस इज दी सेंट्रोजोम, सेंट्रोमियर, दिस इज द सेंट्रोमियर. ठीक है, ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर, ये सारे सेंट्रोमियर हैं. ठीक है, ये आपके सेंट्रोजोम यहां चले गए थे. सेंट्रोजोम ने एस्टर्स बनाए, स्पिंडल फाइबर्स बनाए, आप देख सकते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स हैं. स्पिंडल फाइबर्स आप देख सकते हैं, ये क्रोमोजोम है. ये क्रोमोजोम सेपरेट कैसे करेगा? तो ये दो क्रोमैटिड्स हैं, एक स्पिंडल फाइबर एक इस पोल से आ रहा है, अपर पोल से, वो ये कनेक्टेड है यहाँ पे. जो दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है दैट इज अटैच टू ये भी स्पिंडल फाइबर है, जो कि ये जो यहाँ इस पोल से आ रहा है. तो स्पिंडल फाइबर फिर इन दोनों क्रोमैटिड्स को दे विल पुल, इसकी वजह से क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे. तो मेटाफेज में आप देख सकते हैं क्रोमोसोम दे आर अरेंज्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेट, और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर दे आर अटैच्ड टू द क्रोमैटिड्स. एट विच रीजन? एट द kinetochore which is present within the centromere, and then it will pull apart in this direction. Now chromosome are moved to spindle equator and get aligned along the metaphase plate through spindle fibers to both the poles. एक ये पोल है, एक ये पोल है. एनाफेज के बारे में बात करते हैं. At the onset of anaphase, each chromosome arranged at metaphase plate is split simultaneously, and the two daughter chromatid, now referred to as daughter chromosome of the future daughter nuclei, begin their migration towards the two opposite pole. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे chromatids की separation हो गई. Chromatids they are moving to the opposite poles. अब chromatids को ही हम chromosome बोलते हैं. Now chromatids they are referred to as chromosome. Now each chromosome moves away from the equatorial plate. तो इक्वेटोरियल प्लेट यहाँ पे थी, they are moving towards the opposite pole now. स्पिंडल फाइबर्स जो हैं they are pulling the chromatids. Okay. Now the centromere of each chromosome remain directed towards the pole and hence at the leading edge, and with the arms of the chromosome trailing behind. ये आर्म्स हैं क्रोमोसोम की, they are trailing behind, and जो this is the centromere. Centromere is towards the pole, arms are trailing behind. Anaphase is characterized by following events. Centromere की splitting होती है यहाँ पे and chromatids separate. तो for chromatid separation, centromere splitting is very important. So you have to remember this, बहुत ही important point है. नीट 2022-23 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन. Centromere splitting कहाँ पे होती है? Takes place in the anaphase of mitosis. And chromatids then separate because the centromere separates. तो जहाँ पे भी chromatids separate होंगे वहाँ पे centromere भी split होगा. Now chromatid moves to opposite poles, आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो that's why it is known as equational division, क्योंकि chromatids are separating and the chromosome number they remain the same.
क्रोमोसोम नंबर दे रिमेन द सेम बिकॉज सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो रही है, क्रोमैटिड की सेपरेशन हो रही है, तो 2n थे सेल, तो वो डॉटर सेल भी 2n ही होंगे। टीलोफेज के बारे में बात करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, दैट इज द टीलोफेज, द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। तो टीलोफेज के बिगिनिंग में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच गए और क्रोमोसोम डीकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं एंड दे लूज देयर आइडेंटिटी। नाउ इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स। तो क्रोमैटिन मटेरियल आप देख सकते हैं इट इज कलेक्टिंग एट ईच पोल्स। नाउ द क्रोमैटिन मटेरियल इज डीकंडेंसिंग ऑल्सो। तो टीलोफेज को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। तो यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनल्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER, they reappear, nuclear membrane reappear, nucleolus reappear, and chromosome they start decondensing. Decondense होने की वजह से हम chromosome are not visible, they lose their individuality. तो इस स्टेज में क्या क्या होता है, पहला क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड their identity is lost as discrete elements. Nuclear envelope develops around the chromosome cluster at each pole, forming two daughter nuclei. Nucleolus, Golgi complex and ER reform. अब कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बारे में बात करते हैं। तो अभी इस इमेज में देख सकते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, टीलोफेज तक थी कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद दो सेल्स बन जाते हैं। ये दो सेल्स बन गए, उसके बाद इंटरफेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये दो सेल्स बन गए, इसके बाद इंटरफेस अगेन स्टार्ट्स। नाउ माइटोसिस accomplishing not only segregation of the duplicated chromosome into daughter nuclei by which is known as karyokinesis, but the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of the cytoplasm called cytokinesis. तो karyokinesis is followed by cytokinesis. अब साइटोकाइनेसिस जो है उसके दो अलग अलग मैकेनिज्म है। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस का मैकेनिज्म अलग है, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस का मैकेनिज्म अलग है। एनिमल सेल में इसको बोलते हैं क्लीवेज फरो मेथड। तो एनिमल सेल में क्या होता है, एक फरो बनती है, सो देयर इज अपीयरेंस ऑफ फरो इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो फरो है इट ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर डिवाइडिंग दी सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। तो बाहर से अंदर की तरफ जा रही है ये फरो, जिसकी वजह से दो सेल जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। प्लांट में क्या होता है, सेंटर में, प्लांट में क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो सेंटर में एक सेल प्लेट बनती है और ये जो प्लेट है इट मूव्स आउटवर्ड्स। एनिमल सेल में फरो जो होती है इट वाज मूविंग इनवर्ड्स। प्लांट सेल में क्या होता है, सेंटर में एक सेल प्लेट बनती है, ये सेल प्लेट ये ग्रो करती है व्हेन द वेसिकल्स कंटेनिंग दी मटेरियल जो कि सेल प्लेट के लिए की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो मटेरियल यहाँ पे आके जुड़ता है, सेल प्लेट ग्रो करती है और ये आउटवर्ड्स मूव करती है। तो इन प्लांट्स वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड्स टू मीट द एग्जिस्टिंग लैटरल वॉल्स, और दो सेल जो है वो डिवाइड कर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनिमल प्लांट सेल में फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट। तो सेल प्लेट बनती है, दिस इज द सेल प्लेट। आप देख सकते हैं ये सेल प्लेट बन रही है। यहाँ पे गोल्जी वेसिकल्स होते हैं, गोल्जी बॉडी से वेसिकल्स आते हैं। दिस वेसिकल कंटेन्स द मटेरियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल प्लेट। ये वेसिकल्स यहाँ आके बाइंड करते हैं सेंटर में, ठीक है, जिसकी वजह से सेल प्लेट जो है वो ग्रो करती है आउटवर्ड्स और दो सेल जो होते हैं वो डिवाइड कर जाते हैं। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है प्लांट सेल में। सेंटर में पहले सेल प्लेट बनती है, ठीक है। अब सेंटर में पहले ऐसे सेल प्लेट दिखाएंगे, यहाँ पे वेसिकल्स ऐड होते हैं, दीज आर दी वेसिकल्स, दीज आर दी गोल्जी वेसिकल्स। धीरे धीरे ये ग्रो करेगी आउटवर्ड्स, ठीक है, ये ग्रो करती है आउटवर्ड्स, ऐसे बन जाती है, इसकी वजह से दो सेल्स बन जाते हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं एनिमल सेल में एक फरो बनती है, दिस इज दी फरो, क्लीवेज फरो जिसको बोलते हैं। ये फरो इट मूव्स इनवर्ड्स, इसकी वजह से दो सेल्स बन जाते हैं।
इसके बाद क्या होता है, जब ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, जो ऑर्गेनल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। तो साइटोकाइनेसिस के बाद दो डॉटर सेल्स में इक्वली जो है साइटोप्लाज्म अलॉन्ग विद द सेल ऑर्गेनल्स इक्वली डिवाइड होता है। कभी कभार कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक सिंगल सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, इसको बोलते हैं हम सिंसीटियम, जैसे कि लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। तो वो एक सिंसीटियम है, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन वन सेल। क्योंकि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर की डिवीजन तो हो रही है पर साइटोप्लाज्म की डिवीजन नहीं हो रही, सेल डिवीजन नहीं हो रही, मतलब दो सेल्स नहीं बन रहे, तो एक ही सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। माइटोसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। तो माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है, डिप्लॉयड सेल्स में होता है माइटोसिस। इन सम लोअर प्लांट्स आल्सो एंड इन सम इंसेक्ट्स हैप्लॉयड सेल्स आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था। माइटोसिस की वजह से डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू दी पेरेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं बाय माइटोसिस, आप देख सकते हैं, बिकॉज दी पेरेंट डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू दी पेरेंट। माइटोसिस किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ग्रोथ ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जितनी भी रिपेयर होती है सेल्स की वो बाय माइटोसिस होती है। जो ग्रोथ होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, इट टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस। माइटोसिस एड्स न्यू सेल्स। तो सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि साइटोप्लाज्म डिवाइड करता रहता है पर डीएनए की डिवीजन नहीं होती। तो टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो सेल डिवीजन अकर्स। माइटोसिस सेल रिपेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस है, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड बाय माइटोसिस। जो माइटोटिक डिविजन्स होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम और जो लैटरल कैम्बियम होता है, दिस रिजल्ट्स इन कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो एपिकल मेरिस्टेम और जो लैटरल कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे भी माइटोसिस होती है, जिसकी वजह से सेल प्लांट की ग्रोथ होती है। अब हम बात करते हैं मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और गैमीट फॉर्मेशन होती है। जो गैमीट्स बनते हैं वो मियोसिस से बनते हैं, और मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, मियोसिस कहाँ पे होता है, ये होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में विच आर डिप्लॉयड, जिनकी वजह से हैप्लॉयड गैमीट्स बनते हैं। यहाँ पे देयर इज रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स, और मियोसिस की वजह से वेरिएशंस भी आती हैं बिकॉज देयर इज रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस and haploid cells are formed. तो gametes आप देख सकते हैं, they are haploid cell formed from the diploid cell. Chromosome number is reduced to half by meiosis. Meiosis ensures production of haploid phase in the life cycle, क्योंकि meiosis से reduction in the chromosome number होता है। तो gametes which are haploid, they are formed in the sexually reproducing organism. और उसके बाद क्या होता है, दो गैमीट्स बन गए, मेल एंड द फीमेल गैमीट्स। ये दोनों गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद अगेन डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। तो फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉयड फेज। तो क्रोमोसोम नंबर आर मेंटेन्ड बाय मियोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रोमोसोम नंबर आर मेंटेन्ड बाय मियोसिस, क्योंकि गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। Haploid gametes are produced and they fertilize together, they fuse together to form diploid zygote. So fertilization restores the diploid phase and meiosis leads to the production of the haploid phase. Meiosis gametogenesis के दौरान होता है plants and animals में। gametogenesis मतलब formation of gametes, तो इससे haploid gametes बनते हैं। meiosis के बारे में पढ़ते हैं, की फीचर्स। मियोसिस में आपको ध्यान रखना है, टू सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन अकर्स, कॉल्ड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बट ओनली वन साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
मियोसिस को हम दो फेजेस में पढ़ेंगे, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। यानी कि यहाँ पे दो सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन होती है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस यहाँ पे 2 बार हो रहा है। पर यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए सिंथेसिस सिर्फ एक बार ही होती है। वो कब होती है? ड्यूरिंग दी एस फेज ऑफ इंटरफेज 1। पहले इंटरफेज होता है, फिर मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 के बाद इंटरकाइनेसिस होता है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, फिर अगेन मियोसिस 2 होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होती है, पर न्यूक्लियर और सेल डिवीजन 2 बार होता है इन केस ऑफ मियोसिस। Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome has replicated to produce identical sister chromatid at the S phase. S phase में, जो कि इंटरफेज का एक सब फेज है, S phase में डीएनए की डुप्लीकेशन होती है जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमैटिड्स बनते हैं। ठीक है, यानी कि डीएनए की डुप्लीकेशन हो रही है यहाँ पे। मियोसिस में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है जिसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन होती है और रिकॉम्बिनेशन हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। मियोसिस के एंड में 4 सेल्स बनते हैं, यानी कि 4 हैप्लॉइड सेल्स आर प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ मियोसिस। मियोटिक इवेंट्स को हम फॉलोइंग फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले मियोसिस 1 होता है, फिर मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 की फेजेस क्या होती हैं? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 की कौन कौन सी फेजेस होती हैं? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मियोसिस 1 के बारे में बात करते हैं। पहला है प्रोफेज 1। तो प्रोफेज जो होता है मियोसिस का, वो इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस। जो प्रोफेज 1 होता है मियोसिस का, इट इज डिवाइडेड इनटू लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इन सब स्टेजेस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। लेप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप बिकॉज क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो रहे हैं। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज टेकिंग प्लेस थ्रू आउट द लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के बाद होता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर और इसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस अकर्स ड्यूरिंग जाइगोटीन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ साइनेप्सिस का मतलब क्या होता है? पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ देखेंगे आप अगर जाइगोटीन का, वहां पे आपको साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दिखेंगे। तब देख सकते हैं इस फिगर में साइनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर दिखा रहा है आपको। क्रॉसिंग ओवर इसके नेक्स्ट स्टेज में होती है, पैकेटीन में होती है। साइनेप्सिस हो रहा है जाइगोटीन में। साइनेप्सिस में दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर करते हैं, फिर इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होता है। तो ये दोनों हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कौन से हुए? ठीक है, ये और ये जो हैं आपके, ये हो गए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। रेड वन एंड द ब्लू वन, दीज आर द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होती है। देख सकते हैं रिकॉम्बिनेशन के बाद जेनेटिक मटेरियल की देयर इज एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल आफ्टर रिकॉम्बिनेशन। नाउ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। तो साइनेप्सिस के बाद क्या बनता है? टेट्राड बनता है। टेट्राड को हम बाइवेलेंट भी बोलते हैं। बाइवेलेंट मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर। टेट्राड मतलब उसमें 4 क्रोमैटिड प्रेजेंट है, 1 2 3 4, दीज आर 4 क्रोमैटिड्स। बट दिस टेट्राड इज मोर क्लियरली विजिबल इन द नेक्स्ट स्टेज विच इज पैकिटीन। जो फर्स्ट 2 स्टेजेस होती हैं प्रोफेज 1 की, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, दे आर शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज पैकिटीन, क्योंकि पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो यहाँ पे जो 4 क्रोमैटिड्स हैं ऑफ ईच बाइवेलेंट, जिसको हम टेट्राड भी बोलते हैं, दे बिकम वेरी डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एट टेट्राड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पैकिटीन में देयर इज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड देयर इज अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहाँ बनते हैं? एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो व्हाट डज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल रिप्रेजेंट? दे रिप्रेजेंट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? दिस इज द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज।
क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन 2 क्रोमोसोम. नाउ पैकेटीन के एंड में क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाती है, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर तो हो गई, पर क्रोमोसोम्स आर लिंक्ड एट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर. तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होती है? डिप्लोटीन होती है. डिप्लोटीन में आप क्या देख सकते हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोटीन यू कैन सी द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. तो डिप्लोटीन में क्या हो रहा है? देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और जो रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम थे दे विल स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट फॉर द साइट ऑफ द क्रॉस ओवर. ठीक है, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहां पे अटैच रहेंगे, पर क्रोमोसोम जो है दे स्टार्ट मूविंग टू द ऑपोजिट पोल्स नाउ, दे स्टार्ट सेपरेटिंग नाउ, बट दे रिमेन अटैच एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. तो इसको हम बोलते हैं हम काइज्मा. तो इसकी वजह से एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं काइजमेटा. तो काइजमेटा रिप्रेजेंट दी साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, जहां पे क्रोमैटिड्स दे आर स्टिल अटैच्ड. नाउ जो oocyte होते हैं ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, वहां पे डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स ऑन और ईयर्स. तो यहां पे क्या हो रहा है? वाई द oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट दे लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स? बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दी सेल डिवीजन. तो वहां पे डिप्लोटीन स्टेज जो है इट बिकम्स एक्सटेंडेड. वहां पे आरएनए की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और जो क्रोमोसोम जो हैं, जो डीएनए है, वो डीकंडेंस फॉर्म में रहता है. डीकंडेंस फॉर्म में ही जो है प्रोटीन्स और आरएनए बन सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एग. तो तभी जो oocytes होते हैं ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, वहां पे डिप्लोटीन स्टेज it extends for months or years, because by this they can produce RNA and proteins which are required for the formation of the egg cells. फाइनल स्टेज कौन सी होती है प्रोफेज 1 की? डाइकाइनेसिस होती है. डाइकाइनेसिस का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइजमेटा. तो इस फेज में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड नाउ and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation. तो यहाँ पे fully condense हो गए क्रोमोसोम और meiotic spindle apparatus भी बन गया. डाइकाइनेसिस के एंड में न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर, ऑर्गेनल्स आल्सो डिसअपियर. नाउ डाइकाइनेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है मेटाफेज. तो मेटाफेज के बारे में आपको पता ही है. यहाँ पे जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम होते हैं अलाइंग एट द इक्वेटोरियल प्लेट, जिसको मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है, तभी हम इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन. तो मियोसिस 1 में आपको याद रखना है होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है, एंड दिस लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स. एनाफेज 1 नेक्स्ट स्टेज है. यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम दे सेपरेट आउट while sister chromatid remain associated at their centromere. So there is no separation of the chromatids here, there is a separation of the chromosome. जब भी क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो सेल डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन जाएगा, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाएंगे. क्रोमैटिड जब सेपरेट करते हैं तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है. तो मियोसिस 1 में क्रोमोसोम की सेपरेशन हो रही है, माइटोसिस में क्रोमैटिड की सेपरेशन होती थी. तो these are the stages of meiosis 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1. प्रोफेज 1 में आपने देखा क्रोमोसोम की कंडेंसेशन हो गई, क्रोमोसोम्स आर क्लियरली विजिबल नाउ. मेटाफेज में क्रोमोसोम दे अलाइंग एट द मेटाफेज. ये स्पिंडल फाइबर दे अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम. देन एनाफेज में क्रोमोसोम की सेपरेशन हो रही है. देन टीलोफेज में आप देख सकते हैं फिर ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच गए क्रोमोसोम्स, वहां पे न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बन जाता है, सेल ऑर्गेनल्स रीअपियर एंड द टू सेल्स आर फॉर्म्ड. टीलोफेज 1 में क्या हो रहा है? टीलोफेज इज ऑलवेज रिवर्स ऑफ द प्रोफेज. यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस विल रीअपियर. इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं.
साइटोकाइनेसिस के बाद 2 सेल्स बनेंगे, यानी कि डायड ऑफ सेल्स आर फॉर्म, मतलब 2 सेल्स आर फॉर्म. सो आफ्टर मियोसिस 2 सेल्स आर फॉर्म. तो आप देख सकते हैं इन मेनी केसेस क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्जन, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमिटी एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस. तो यहाँ पे क्रोमोसोम की डिकंडेंसेशन होती है. ओके, नाउ टीलोफेज 1 के बाद इंटरकाइनेसिस होता है, जिसको आप कभी पर इंटरफेज 2 भी बोल देते हैं. एंड इट इज शॉर्ट लिव्ड एंड देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन हेयर. तो आपको ध्यान में रखना है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो इंटरफेज 1 में ही होती है. एस फेज में इंटरकाइनेसिस जो होती है, जो कि मियोसिस, जो कि टीलोफेज 1 के बाद हो रही है या मियोसिस 1 के बाद में हो रही है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती. तो देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन. इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेज 2 स्टार्ट हो जाएगा, विच इज मच सिंपलर देन दी प्रोफेज 1. तो मियोसिस 2 को सेम एज माइटोसिस भी बोलते हैं. तो यहाँ पे इवेंट्स विल बी सिमिलर टू दी माइटोसिस जो हम पहले पढ़ चुके हैं. तो मियोसिस 2 में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस स्टेजेस नहीं होंगी. इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिमिलर टू दी माइटोसिस. तो मियोसिस 2 को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन. इट इज सेम एज माइटोसिस. तो प्रोफेज 2 में अगेन क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती है. क्रोमोसोम दे आर फुली इलोंगेटेड. ठीक है, तो मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैज फुली इलोंगेटेड. In contrast to meiosis 1, meiosis 2 resembles normal mitosis. Nuclear membrane will disappear by the end of prophase 2. क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम की कंडेंसेशन हो रही है. मेटाफेज 2 के बारे में बात करते हैं. मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम दे विल अलाइंग एट द इक्वेटर and the microtubules from opposite poles of the spindle get attached to the kinetochore of sister chromatids. Now अब हम sister chromatids बोलेंगे. हम मेटाफेज 1 में क्या बोल रहे थे? क्रोमोसोम्स. यहां पे हम बोलेंगे स्पिंडल फाइबर अटैच टू दी काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स. अब सिस्टर क्रोमैटिड की सेपरेशन होगी. पहले क्रोमोसोम की सेपरेशन हो रही थी इन मियोसिस 1. यहां पे सिस्टर क्रोमैटिड विल सेपरेट, तभी इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस 2 को. एनाफेज 2 में क्या होगा? एनाफेज 2 में सिमिलर टू माइटोसिस सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी. सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी तो क्रोमैटिड सेपरेट करेंगे. ठीक है, these are the stages of meiosis 2. You have prophase 2 here. पहले हमने प्रोफेज 1 के बारे में बात की थी. प्रोफेज 1 के बाद मियोसिस 1 के बारे में बात की थी. मियोसिस 1 से हमारे 2 सेल्स बन गए थे. फिर प्रोफेज 2 शुरू होता है, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड देन टीलोफेज 2. एंड में हमारे 4 सेल्स बन जाते हैं विच विल बी हैप्लॉइड. टीलोफेज 2 में क्या हो रहा है? टीलोफेज 2 में क्रोमैटिड की सेपरेशन हो गई. क्रोमैटिड्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल पे चले गए. न्यूक्लियर एनवेलप विल रीअपीयर. उसके बाद अगेन साइटोकाइनेसिस होगी विच विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स, मींस 4 हैप्लॉइड सेल्स विल बी फॉर्म्ड. तो 4 यूनिक हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड because of meiosis and crossing over which occurs in the पैकेटीन. तो मियोसिस की वजह से वेरिएशंस भी आते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन हो रही है. और अंत में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं. मियोसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं. तो मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज अचीव्ड. कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर इज अचीव्ड. कैसे? क्योंकि मियोसिस से क्या होता है, हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं. हैप्लॉइड गैमीट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से डिप्लॉइड कंडीशन इज रिस्टोर्ड. तो देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर बाय मियोसिस. It increases the genetic variability in the population of the organism. Variability कैसे increase हो रही है? Because of crossing over and recombination, जो कि पैकेटीन स्टेज में होता है. Variations, they are very important for the process of evolution. तो variation they accumulate from one generation to next generation. ये variation कैसे आ रही हैं? या तो meiosis की वजह से आती हैं या तो mutation की वजह से आती हैं. तो meiosis से variation जो हैं वो आ रही हैं, they accumulate and they are very important for the process of evolution या formation of new species. अब हम कुछ ट्रिप्स
और ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए। पहले हम बात करते हैं कॉल्चिसिन के बारे में। कॉल्चिसिन जो है वो एक एल्कलॉइड है जो कि प्लांट ब्रीडिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जो यूज किया जाता है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। तो कॉल्चिसिन क्या करता है? इट इंड्यूसेस पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी से बहुत सारे न्यू ट्रेट्स आते हैं प्लांट्स में। कॉल्चिसिन को कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? बाय दी फ्रॉम दी कॉम्स ऑफ यू कैन से ऑटम क्रोकस, जिसका साइंटिफिक नेम है कॉल्चिसम ऑटमनेल। इसके कॉर्म से कॉल्चिसिन जो है एल्कलॉइड ऑब्टेन होता है। ये एल्कलॉइड कैसे पॉलीप्लॉइडी कॉज करता है? दिस एल्कलॉइड डज नॉट अलाउ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल because it prevents the assembly of microtubules and hence called mitotic poison. तो स्पिंडल फाइबर्स को बनने नहीं देता क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को असेंबल ही नहीं होने देता। तो इसकी वजह से क्रोमोसोम जो हैं या तो क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट नहीं करते, ठीक है, जिसकी वजह से इट लीड्स टू पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मतलब इंक्रीज इन द एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो 2n से 4n हो जाएंगे, 4n से 8n हो जाएंगे। देयर इज इंक्रीज इन द एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको ध्यान में रखना है सेल डिपेंडेंट काइनेसिस के बारे में। सेल डिपेंडेंट काइनेसिस जो होते हैं दीज आर प्रोटीन काइनेसिस। प्रोटीन काइनेसिस क्या करते हैं? ये जो होते हैं दे कॉज फॉस्फोराइलेशन ऑफ द प्रोटीन्स। तो साइक्लिन्स जो होते हैं ये भी प्रोटीन्स होते हैं। साइक्लिन दे बाइंड टू दी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। साइक्लिन्स जो हैं दे बाइंड टू दी सीडीकेस, और जब साइक्लिन्स सीडीकेस को बाइंड करते हैं तो ये प्रोटीन्स जो हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। प्रोटीन काइनेसिस दे कॉज फॉस्फोराइलेशन ऑफ द प्रोटीन्स एंड दे हेल्प इन रेगुलेटिंग द सेल साइकिल। तो आपको इतना ध्यान में रखना है। साइक्लिन भी प्रोटीन है। साइक्लिन प्रोटीन बाइंड्स टू दी सीडीकेस विच आर प्रोटीन काइनेसिस। CDKs जो होते हैं they are constitutively expressed in cells whereas cyclins are synthesized at specific stages of the cell cycle in response to various molecular signals. CDKs जो हैं वो constitutively expressed होते हैं, यानी कि हमेशा expressed हो रहे, they are expressed all the time. पर cyclins जो होते हैं they are synthesized at specific stages. जब सेल को दूसरी स्टेज में प्रोग्रेस करना है तो cyclins synthesize होते हैं। cyclin bind to CDKs and the you can say cell progresses through the cell cycle. Now different cyclin CDKs combination determine the downstream targeted proteins, यानी कि बहुत सारी combinations होती हैं and they determine the downstream targeted proteins, मतलब कौन से proteins को वो target करेंगे। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है, ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है इट सर्व्स एज द कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल एंड स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन G2 फेज में बनता है। ट्यूबुलिन से बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ 90 to 95% ऑफ द प्रोटीन जिसका नाम है ट्यूबुलिन। तो स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ 90 to 95% ऑफ ट्यूबुलिन with traces of actin and myosin, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन ट्रेस अमाउंट में होते हैं और 3.5 to 5% RNA and traces of lipids and other substances are also present. So this was the end of the session. I hope the session was quite knowledgeable for you. अब हम शुरुआत करेंगे PYQ से। हेलो एवरीवन, अब हम शुरुआत करेंगे नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की related to the chapter cell cycle and cell division. तो अगेन डिस्क्लेमर आपको यहाँ पे दिया गया। डिस्क्लेमर हम पढ़ लेते हैं। The images, text and other materials used in a presentation are for education purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@itk.ac.in and we shall remove the same. तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू। स्पिंडल फाइबर्स कहां अटैच करते हैं? तो ऑप्शंस क्या हैं आपके? पहला ऑप्शन है टीलोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, सेकंड ऑप्शन है काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, सी ऑप्शन है सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, डी ऑप्शन है
काइनेटोसोम ऑफ द क्रोमोसोम। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं दे अटैच टू द काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट विद इन द सेंट्रोमियर। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं अब। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोट है, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन कहां पर होती है? ऑप्शंस क्या हैं आपके? ऑप्शन नंबर ए विद इन न्यूक्लियोलस, बी है प्रायर टू फिजन, सी है जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, डी है ड्यूरिंग दी एस फेज। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रायर टू फिजन। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म प्रायर टू फिजन। प्रोकैरियोट्स जो कि बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, दे डू नॉट शो वेल मार्क एस फेज। तो बैक्टीरिया में जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता। और यहाँ पे फिजन से पहले, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स प्रायर टू फिजन। we क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस इज। पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन किस स्टेज में होती है? ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पैकिटीन, बी है डिप्लोटीन, सी है जाइगोटीन, डी है डाइकाइनेसिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिप्लोटीन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। During diplotin stage, homologous chromosome begin to separate but remain attached at points called the chiasmata. So chiasmata, they are the point of attachment, which represents the crossing over. जहां पे crossing over हो रही थी वहां पे attached होते हैं. So this is where crossing over occurred earlier. It's the first stage where visible separation of homologous chromosomes starts, marking the beginning of their movement away from each other. क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सेल्स इन G0 फेज। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्विसेंट स्टेज से रिलेटेड है, जिसको हम G0 फेज भी बोलते हैं। तो सेल्स इन G0 फेज, ऑप्शंस क्या है इसके? ऑप्शन नंबर ए एग्जिट द सेल साइकिल, बी क्या है एंटर द सेल साइकिल, सी है सस्पेंड द सेल साइकिल, या डी है टर्मिनेट द सेल साइकिल। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। एग्जिट द सेल साइकिल इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। G0 फेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, पर यहां पे सेल्स जो होते हैं दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, पर दे आर नॉट प्रोलिफरेटिंग, यानी कि वो डिवाइड नहीं कर रहे। तो ये जो पीरियड होता है सेल साइकिल का, यहाँ पे सेल जो होते हैं वो क्विसेंट स्टेज में होते हैं। तो इट इज व्यूड एज either an extended G1 phase where the cell is neither dividing nor preparing to divide, or a distinct quiescent stage that occurs outside of the cell cycle. तो G1
G0 फेज क्या होता है? तो यहाँ पे सेल्स जो होते हैं वो G1 फेज से एग्जिट कर जाते हैं एंड दे एंटर इनटू द G0 फेज। G0 फेज में सेल्स जो होते हैं दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बट दे आर नॉट प्रोलिफरेटिंग, और जैसे ही रिक्वायरमेंट होती है तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट दे स्टार्ट again dividing. So they will again enter from G0 to the G1 phase. And then they will follow S phase, G2 phase, and then the M phase. ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. Some dividing cells exit the cell cycle and enter the vegetative inactive stage. Now this is called quiescent stage. Now this process occurs at the end of. ऑप्शंस क्या है आपके? ऑप्शन बी है G1 phase, B है S phase, C है G2 phase और D है M phase. तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि G1 फेज. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Cells enter into the G0 or the quiescent stage from the G1 phase when conditions aren't favorable for division or when cells become terminally differentiated. तो G1 फेज से एग्जिट करते हैं. G1 फेज से एग्जिट करके सेल जो होते हैं वो G0 फेज में चले जाते हैं. G1 is the checkpoint where cells decide whether to continue division or enter into the G0 phase. तो ये तभी इसका आंसर है G0 phase, not M phase. Because G1 is the checkpoint where cells decide. यहां पे डिसीजन होता है कि सेल्स को कंटिन्यू करनी है डिवीजन या सेल्स हैव टू एग्जिट दी G1 phase. क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग. साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है उसकी ब्रेकडाउन कौन सी स्टेज में होती है? तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जाइगोटीन, बी है डिप्लोटीन, सी है लेप्टोटीन, डी है पैकिटीन. तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं. आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिप्लोटीन. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस. डिप्लोटीन स्टेज में डिसोल्यूशन होता है. तो ड्यूरिंग दिस स्टेज व्हाट इज हैपनिंग? होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन टू सेपरेट but remain attached at points called chiasmata where crossing over has occurred earlier. Now the synaptonymal complex which held homologous chromosome together during Pachytene breaks down during the leptotene. Breaks down या dissolves during the diplotene. क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज, जिसको हम गैप 1 फेज भी बोलते हैं, ऑफ द इंटरफेस. तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट यानी कि ट्रू स्टेटमेंट आपको बतानी है रिगार्डिंग टू द G1 फेज ऑफ इंटरफेस. तो इंटरफेस की 3 सब स्टेजेस होती हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज. तो ऑप्शन हम देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस. क्या जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं, क्या उनकी रीऑर्गेनाइजेशन होती है G1 फेज में? ऑप्शन नंबर बी क्या है? सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए. क्या सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है पर उसका डीएनए जो है वो रेप्लिकेट नहीं करता. ऑप्शन नंबर सी है न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस. क्या न्यूक्लियर की डिवीजन होती है इसमें ड्यूरिंग द G1 फेज? ऑप्शन नंबर डी है डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस. तो इसका आंसर देख लेते हैं. इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है. सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव
ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इज डीएनए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो G1 फेज में सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, वो उसकी ग्रोथ हो रही होती है सेल की, पर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, डीएनए की सिंथेसिस होती है एस फेज में। डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द एस फेज। न्यूक्लियर डिवीजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, जो कि होता है एम फेज में। नाउ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस इन द एम फेज, नॉट इन द इंटरफेज और नॉट ड्यूरिंग द इंटरफेज। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम्स और 2n दिया गया, यानी कि डिप्लॉयड जो हैं, डिप्लॉयड नंबर दिया गया है यहाँ पे। नाउ ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, if the number of chromosome at G1 phase is 8, what would be the number of chromosome after the S phase? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको पता है G1 फेज के बाद S फेज होता है, देन G2 फेज। S फेज में होती है डीएनए की रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो डीएनए कंटेंट तो डबल हो जाता है आफ्टर S फेज, पर क्रोमोसोम नंबर अफेक्ट होता है या नहीं होता? इज द क्रोमोसोम नंबर अफेक्टेड? क्या क्रोमोसोम नंबर भी डबल हो जाएगा? तो वो आपको बताना है। एस फेज के बाद क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए इज 32, बी इज 8, सी इज 16, डी इज 4। इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 8। लेट्स हैव अ लुक एट द एक्सप्लेनेशन। S phase of cell cycle is a synthesis phase in which amount of DNA increases but the number of chromosomes remain constant. Now the number of chromosome will remain same as G1 phase, that is 8, क्योंकि chromosome number increase नहीं करते, the DNA content increases, DNA content doubles. क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन एनिमल सेल्स में कौन सी स्टेज में होती है? व्हाट आर द ऑप्शंस? ऑप्शन नंबर ए है G2 फेज, बी है S फेज, सी है प्रोफेज, डी है मेटाफेज। So let's have a look at the answer for this question. क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एस फेज। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेंट्रियोल क्या होता है? सेंट्रियोल इज अ सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल दैट इज इन्वॉल्व्ड इन सेल डिवीजन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजेला एंड सीलिया। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन एस फेज में होती है। Now, in the G2 phase of the cell cycle, many important organelles such as mitochondria, Golgi bodies, chloroplasts, etc. are duplicated, and along with this, proteins are also synthesized such as tubulin protein. Now, chromatin starts to condense in prophase. Chromatin condensation कहाँ पे होती है? प्रोफेज में होती है। और alignment of chromosome on the equatorial plate occurs during the metaphase. क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज shows terminalization of chiasmata as its distinctive feature? तो क्वेश्चन मियोसिस के बारे में है, मियोसिस के प्रोफेज के बारे में है। तो पूछा जा रहा है कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा प्रोफेज के कौन सी स्टेज में होता है? तो प्रोफेज 1 जो होता है मियोसिस 1 का, इट इज डिवाइडेड इनटू लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पैकेटीन, बी है लेप्टोटीन, सी है जाइगोटीन, डी है डाइकाइनेसिस। So let's have a look at the answer for this question. So the correct answer is option number D, dikinesis. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नाउ मियोसिस 1 में क्या होता है?
X-shaped structure is formed that is known as chiasmata. But terminalization of chiasmata takes place in dikinesis, not diplotin. In diplotin, you can see chiasmata, but terminalization of chiasmata takes place during the last stage of prophase 1, which is the dikinesis. Now, formation of the chiasmata takes place in the diplotin stage of the meiosis 1, while its termination occurs in the stage of dikinesis. So now it is clear. Formation of chiasmata occurs in diplotin, but terminalization of chiasmata takes place in dikinesis. Now, in zygotine stage, the formation of bivalents occurs, while in pectin stage crossing over takes place. तो बाइवेलेंट जिसको हम टेट्राड्स भी बोलते हैं वो किस स्टेज में बनते हैं? ज़ाइगोटीन में बनते हैं. एंड क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन पैकेटीन स्टेज. Now, chromosomal condensation occurs during the leptotene stage of meiotic prophase. Chromosomal condensation कब शुरुआत होती है उसकी? During the leptotene stage. Now, let's discuss this question. Which of the following stages of meiosis involves division of the centromere? Centromere की division कहाँ पर होती है? कौन सी स्टेज में होती है of the meiosis? Options है. Option नंबर A telophase 2, B is metaphase 1, C is metaphase 2, D is anaphase 2. So let's have a look at the answer for this question. So your answer is correct. Option number D, anaphase 2. Let's have a look at the explanation. The constricted region of the chromosome that holds the two chromatids of the chromosome is called as centromere. The chromatids are attached together at the centromere. Centromere की division कब होती है? During the anaphase 2. When the division of centromere take place, then the chromatids separate. If centromere splitting or centromere division doesn't take place, chromatid will not separate. During the anaphase 1, chromosome separation occurs. During anaphase 2, chromatid separation occurs. That's why meiosis 2 is similar to mitosis. Now, let's discuss this question. This question is column-based question. So here list 1 and list 2 is given to you. List 1 में आपको क्या दिया गया है? List 1 में the different phases are given to you, different stages are given to you, and the explanation of these stages are given in the list 2. What you have to do? You have to match the list 1 and list 2, and you have to choose the correct answer from the options given below. So you have these options A, B, C, D. You have to choose the correct answer from these options. So let's have a look at the answer for this question. Correct answer is option number D here. Why option number D is correct? So here A is 4. In S phase, DNA replication occurs. Then in G2 phase, what occurs? In G2 phase, proteins are synthesized such as tubulin proteins. Tubulin proteins help in the formation of microtubules, and microtubules form the spindle fibers. Now option number C is 2. Quiescent stage is the inactive stage, where the cells are metabolically active but they are not proliferating. Option number D, G1. This is interval between mitosis and initiation of the DNA replication. Means G1 phase is between the M phase and the S phase. So that's why correct answer is option number D. Let's have a look. Explanation I've already told you. Let's have a look at the explanation again. In S phase, DNA replication takes place. In G2 phase, there is synthesis of proteins and RNA. Now, quiescent stage is the inactive stage of cell cycle, but
cells remain metabolic active in this stage. In G1 phase is the interval between mitosis and the initiation of the DNA replication. Now let's have a look at this question. Which of the following never occurs during the mitotic cell division? So they are talking about mitosis here. What are the options? Option number A, movement of centrioles towards the opposite poles. Option number B, pairing of homologous chromosome. Option number C, coiling and condensation of the chromatids. And option number D, spindle fibers attached to kinetochores of the chromosome. You have 10 seconds to analyze this question. So let's have a look at the answer for this question. Answer is option number B, pairing of the homologous chromosome. So option number B is absolutely correct. Let's have a look at the explanation. So mitosis occurs in somatic cells or vegetative cells. This means it takes place in all type of cell that are not involved in the production of the gametes. Cells which are involved in production of gametes, in that cell meiosis occurs. And during meiosis, homologous pairs are formed during the zygotine stage. But homologous chromosomes are not formed during the mitosis. Now, prior to each mitotic division, a copy of each chromosome is created by the DNA synthesis during the S phase. Thus, following division, a complete set of chromosomes is found in the nucleus of each new cell. That's why mitosis is known as the equational division. Because here chromatids separate. But it does not include formation of homologous chromosome. Homologous chromosomes are formed during meiosis, after which crossing over and recombination occurs. But there is no crossing over and recombination in mitosis. By mitosis, the daughter cells which are formed, they are genetically identical to the parent. Now let's discuss this question. Select the incorrect statement with reference to mitosis. You have to select the incorrect statement, means you have to select the false statement. Now what are the options? Option number A, spindle fibers attach chromosome. Option number B, chromosome decondense at telophase. Option number C, splitting of centromere occurs at the anaphase. Option number D, all the chromosomes lie at the equator at metaphase. So let's have a look at the answer for this question. So here, spindle fiber attached chromosome. This is the incorrect statement with reference to the mitosis. Here, the spindle fiber attached to the chromatids, not chromosome. That's why option number A is correct, and rest other options, that is option number B, C, and D, are incorrect. Let's have a look at the explanation. Spindle fiber attached to kinetochores of the chromosomes. Okay, they attach to the or you can say chromatids during the mitosis. During meiosis, what happens? They attach to the chromosomes and the chromosome separation takes place. Now let's discuss this question. Appearance of recombination nodules on homologous chromosome during meiosis characterizes. So recombination nodules represents what during the meiosis? What are the options? Option number A is bivalent. B is sites at which crossing over occurs. C is terminalization. And D is synaptonymal complex. So let's look at the answer for this question. The
correct answer is option number B here. Means it represents, recombination nodule represents sites at which crossing over occurs. Let's have a look at the explanation. The crossing over is a process of exchange of genetic material between homologous chromosomes. Now, the recombination nodule, which is present on the homologous chromosome, it characterizes or it represents the site at which crossing over has taken place. Now, let's discuss this question regarding meiosis. Which of the statement is incorrect? So, you have to select the false statement. Options क्या है? Option number A, DNA replication occurs in S phase of meiosis 2, it is saying. Option number B, pairing of homologous chromosome and recombination occurs in meiosis 1. Then option number C, 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. And then option number D, there are 2 stages in meiosis, meiosis 1 and meiosis 2. So let's have a look at the answer for this question. The correct answer is option number A, DNA replication occur in the S phase of meiosis 2. This is the incorrect statement because DNA replication occurs in the S phase of meiosis 1 during the interphase, which occurs before the meiosis 1. Let's have a look at the explanation. So DNA replication occurs in the S phase of the interphase before the meiosis 1, not during the meiosis 2. After DNA replication in interphase, no further DNA replication occurs in the meiosis 2. So there is no DNA replication during the interkinesis. Interkinesis is very short-lived. So this single round of DNA replication is followed by 2 successive divisions, meiosis 1 and meiosis 2. So in meiosis, what happens? There are 2 cycles of karyokinesis and cytokinesis, and there is only 1 cycle of the DNA replication. So this ensures proper reduction in chromosome number from diploid to haploid. Now let's discuss this question. Among eukaryotes, replication of DNA takes place in. So eukaryotic cells में, such as human cells, DNA replication takes place in which phase? What are the options? Option number A is M phase, B is S phase, C is G1 phase, D is G2 phase. So let's discuss the answer for this question. Answer is option number B, S phase. Let's have a look at the explanation. So DNA replication in most eukaryotic cell occurs only during a specific part of the cell division cycle called the DNA synthesis phase or the S phase. Now in mammalian cells, such as human cell, S phase typically lasts for about 8 hours, you can see. Now again, this is the match the following question. So list 1 and list 2 is given to you. And list 1 again, the different phases are given to you. And in list 2, the explanation of these phases are given to you, or the events which happen in these phases are listed here in list 2. You have to match list 1 and list 2, and you have to choose the correct answer from the options given below. These are the options A, B, C, D. So let's have a look at the answer for this question. Answer is option number C here. Okay, so A is 4 in M phase, mitotic phase. It is the equational division. B is 1, G2 phase.
proteins are synthesized, such as tubulin proteins. C is 2, quiescent stage is the inactive phase, and D is 3. Okay. So in G1 phase is the interval between mitosis and initiation of DNA replication. So let's have a look at the explanation. The correct matching is M phase or mitosis is also known as equational division. During G2 phase, DNA synthesis stops, but cell synthesizes RNA, proteins, etc. for next phase. Then quiescent stage is the inactive phase in which non-dividing cells enter. And G1 phase is the interval between mitosis and initiation of DNA replication. Now let's discuss this question. This is a statement based. Okay, you can see there 2 statements are given to you. And you have to choose the correct statement here. So let's read the first statement here. Now, statement 1 is during the G0 phase of cell cycle, the cell is metabolically inactive. Is this true statement or false statement? Then statement 2 is the centrosome undergoes duplication during the S phase of interphase. Is this a true or a false statement? So in the light of above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. These are the options A, B, C, D here. So option number A, both statement 1 and 2 are correct. Option number B, both statement 1 and 2 are incorrect. Option number C, statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. And option number D, statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. So let's have a look at the answer for this question. Answer is option number D, statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. So in the G0 phase, cells are metabolically active, not inactive. And statement 2 is correct because centrosome, they duplicate during the S phase of the interphase. Let's have a look at the explanation. Statement 1 is incorrect. During G2 phase, what is happening? Cells are metabolically active, not inactive. So statement 1 is correct, not incorrect. Statement 1 is incorrect, not correct. And the cells, they have temporarily or sometimes permanently, they have stopped dividing. But they continue to perform their normal cellular functions. Mean they are not dead cells. They are metabolically active, but they are not proliferating. They are not dividing. Statement 2 is correct. The centrosome does duplicate during the S phase of interphase along with the DNA replication. Now let's discuss this question. Which of the following stages of meiosis involves division of the centromere? Centromere division occurs at this stage. Options. Option number A is metaphase 1, B is metaphase 2, C is anaphase 2, and D is telophase. Let's have a look at the answer for this question. Answer is option number C, anaphase 2. Let's have a look at the explanation. Division of centromere occurs during the anaphase 2, and because of division of centromere, chromatids separate. So this allows for separation of each sister chromatid into respective daughter cells. Let's discuss this question. The process of appearance of recombination nodules occurs at which substages of prophase 1 in this? So recombination nodules occurs at which substage of prophase 1? So what are the substages of prophase 1? Leptotene, zygotene, pectine, diprotein, and dikinesis. So let's read the options. Option number A is zygotene, B is pectine, C is diprotein, and D is dikinesis. So let's discuss the answer for this question. The answer should be option number B, not option number A. Pectine is the right answer.
Let's have a look at the explanation. The Pachytene stage of meiosis is characterized by the appearance of recombination nodule. And this recombination nodule represents the area or the site where crossing over has occurred. Now, it is a site at which crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosome. Now, let's discuss this question. So, you have to select the correct statement here. Another type of question that comes in the exam. So, this is a statement based question. Statement 1 is, or option number 1, you can see here. The statement is tetrad formation is seen during leptotene. Then second statement is during anaphase, the centromere split and chromatids separate. Then option number C is thermalization of takes place during the Pachytene. Then fourth statement is nucleolus, Golgi complex and ER are reformed during the telophase. And fifth statement is crossing over takes place between sister chromatid of the homologous chromosome. These are the 5 statements that are given to you. You have to choose the correct answer from the options given below. So multiple statement can be correct here. A, B, C, D, these are the options. You have to choose the correct answer from these options. Let's have a look at the answer for this question. So answer is option number B, second and fourth. These are the correct statement. So if you talk about mitosis, then in mitosis, during the anaphase, the centromere splitting occurs and the chromatids separate. If you talk about meiosis, centromere splitting takes place in the anaphase too. Then option number statement 4 is also correct. Telophase is the reverse of the prophase. So in telophase, these nucleolus, Golgi complex and endoplasmic reticulum, they are reformed. They reappear during the telophase. Let's have a look at the explanation. So tetrad formation is seen during the zygotine stage, not during the leptotene. Tetrad means bivalent. It forms due to the pairing of the homologous chromosome. Terminalization of chiasmata takes place during the dikinesis. Crossing over takes place between non-sister chromatid of the homologous chromosome during the Pachytene stage. Now let's discuss this question. Spindle fibers attached to kinetochores of chromosome during which phase? What are the options? Option number A is prophase, B is metaphase, C is anaphase, and D is telophase. Let's have a look at the answer for this question. B is metaphase. What is the explanation? Attachment of spindle fiber to kinetochores of chromosome is observed in the metaphase stage. And after the metaphase stage, the chromosomes or the chromatid, they separate. Now again, let's discuss this question. The 2 statements are given to you. Let's read the first statement. Chromosome become gradually visible under light microscope during the leptotene stage. Is this statement true or false? What is the statement 2? The beginning of the diplotin stage is recognized by dissolution of the synaptonymal complex. Is this statement true or false? So in the light of above statement, choose the correct answer from the options given below. These are the 4 options A, B, C, D. You have to choose the correct answer from these options. Let's have a look at the answer for this question. Answer is option number A, both statement 1 and
1 and 2 are true. The chromosome, they condense during the leptotin stage and they are visible under the microscope during the leptotin stage. This is true statement. Then, second statement, at the beginning of the diplotin stage, the synaptomal complex dissolves, it breaks down, and the chiasmata are formed during the diplotin stage. Let's have a look at the explanation. Statement 1 is true. During leptotin, which is the first state of prophase 1, chromosomes start becoming visible as thin threads under light microscope as they begin to condense. Statement 2 is true. In diplotin state, the synaptomal complex dissolves and the paired homologous chromosome begin to separate, except as chiasmata, which are the points where crossing over occurred. Now let's discuss this question. Following are the stages of the cell division. Okay, these are the stages given to you. Stage A is the gap 2 phase, B is cytokinesis, C is synthesis phase, D is karyokinesis, and E is the gap 1 phase. So you have to choose the correct sequence of stages from the options given below. These are the options A, B, C, D. What is the correct sequence of stages of this cell division? Let's have a look at the answer for this question. The correct answer is option number D here. E, C, A, D, and B. Let's have a look at the explanation. The following sequence represents the stages of cell division in correct order. First is the gap 1 phase, which is G1 phase, which is followed by the S phase, which is the synthesis phase. This is followed by the G2 phase, and then the M phase starts. M phase consists of the karyokinesis first and then cytokinesis. And after cytokinesis, two cells are formed. Again, let's discuss this question. This is again a column-based question. Here, list 1 and list 2 is given to you. In list 1, subphases of prophase 1 is given to you. And list 2, events which occur in these subphases are given to you. You have to match list 1 with list 2. And you have to choose the correct answer from the options given below. These are the options A, B, C, D. Let's have a look at the answer for this question. Answer is option number C. So A is 2 here. In dikinase, what happens? Terminalization of chiasmata is completed. B is 4. In pectine, recombination nodules appear. Now C, zygotine. This is, you can see C is 1. In zygotine, synaptonemal complex formation occurs. So synapsis occurs during the zygotine. Then D is 3, means leptotin. Here the chromosome look like thin threads initially. But what happens then? Chromosomal condensation occurs. Chromosomal condensation is occurring, and because of this, the chromosomes are now visible. So let's have a look at the explanation. Dikinesis A is 2, final stage where chiasma terminalization occurs. Then pectine, which is B is 4, shows recombination nodules crossing over occurs here. Then in zygotine, what happens? So for C, 1 is the correct answer. Formation of synaptomal complex as homologous chromosomal pair. Then during leptotin, what happens? This is the first stage where chromosomes appear as thin threads. Now let's discuss this question. Meiosis in diploid organism result in. Meiosis occurs in diploid organism, diploid cells. So this results in, what are the options? Option number A is production of gametes, B is reduction in the number of chromosomes, C is introduction of variation, D is all of the above. So let's have a look at the answer for this question.
Answer is option number D, all of the above. Let's have a look at the explanation. So meiosis is also known as reductional division, in which chromosome number are reduced to half. So in the gametes are haploid. Chromosome number are reduced to half in the gametes. So in meiosis, exchange of genetic material occurs, means crossing over and recombination occurs. That brings about variation in the next generation. So thus all the given options are characteristic feature of meiotic cell division. So that's why correct answer is option number D. Now let's discuss this question. At which stage of meiosis does the genetic constitution of gametes is finally decided? Means the gametes are haploid. This we all know. So at which stage of meiosis it is decided whether the gametes will be haploid or it will be diploid, or the genetic constituent of the gametes are decided. What will be the genetic makeup of gametes? It is decided at which stage of meiosis. What are the options? Option number A is metaphase 1, B is anaphase 2, C is metaphase 2, and D is anaphase 1. Let's discuss the answer for this question. Answer is option number D, anaphase 1. Let's have a look at the explanation. Now, the genetic constitute of gametes is finally decided at the anaphase 1, after which each cell receives half the chromosome number, that is from 2n in the parent cell, it changes to n in the daughter cells. And during this phase, the two homologous of each chromosome pairs separate and move towards opposite poles, drawn by microtubule of the spindle apparatus. Now let's discuss this question. Meiosis occurs in organism during the option number A is sexual reproduction, B is vegetative reproduction, C is both A and B, and D is none of these. Let's have a look at the answer for this question. Answer is option number A, sexual reproduction. Let's have a look at the explanation. Meiosis occurs exclusively during sexual reproduction because it reduces chromosome number by half from 2n to n. So during sexual reproduction, gametes are formed, gametes are haploid. So meiosis also helps to restore the chromosome number also by formation of gametes, which fuse together to form a diploid zygote. Then it also creates genetic variation through crossing over, and it produces gametes, which are known as the sex cells needed for the sexual reproduction. Now it is essential for maintaining species chromosome number across generation. This is very important point. Now let's discuss this question. During anaphase 1 of meiosis, what are the options? Option number A is homologous chromosome separate, B is non-homologous autosome separate, C is sister chromatid separate, D is non-sister chromatid separate. Let's have a look at the answer for this question. Answer is option number A, homologous chromosome separate. This is the right answer. Let's have a look at the explanation. So during anaphase 1, homologous chromosomes separate while sister chromatid remain associated at their centromeres. So this is the correct answer. Let's have a look at this question. Mitosis is characterized by, what are the options? Option number A is reduction division, B is
equal division, C is both A and B, and D is pairing of homologous chromosome. So let's discuss the answer for this question. Answer is option number B, equal division. Let's have a look at the explanation. Mitosis is characterized by equal division because the chromosome number in daughter cell remain the same as that of the parent cell. So it is known as equational division. Here the daughter cells which are produced, they are genetically identical to the parent. So reduction division is the characteristic of meiosis. In meiosis, reduction division occurs. So next question is, a bivalent meiosis 1 consists of. So bivalent consists of what? What are the options? Option number A is 2 chromatids and 1 centromere. Option number B, 2 chromatids and 2 centromere. C is 4 chromatids and 2 centromere. And D is 4 chromatids and 4 centromere. Let's have a look at the answer for this question. Answer is option number C, 4 chromatids and 2 centromeres. Let's have a look at the explanation. So the complex formed by a pair of synapse homologous chromosome is called bivalent or a tetrad. So tetrad means it consists of 4 chromatids. Bivalent means a pair of homologous chromosome. Now it has 2 centromeres and 4 chromatids. Now let's discuss this question. Cells which are not dividing are likely to be at. What are the options? Option number A is G1 phase, B is G2 phase, C is G0 phase, and D is the S phase. Let's discuss the question. Let's discuss the answer for this question. Answer is option number C, G0. Let's have a look at the explanation. So G0 is a resting phase where cells temporarily or permanently stop dividing. These cells have exited the cell cycle, are metabolically active but not dividing. And examples include nerve cells and herd muscle cells. And they can remain in G2 for days, weeks, or even permanently. So this was the end of the session. I hope the session was quite knowledgeable for you. We'll meet you in the next session. Thank you very much for listening.